तो खमेनी चले गए, मार दिए गए। अब ईरान में क्या होगा? क्या ईरान में शाह ऑफ ईरान का राज वापस आ जाएगा? इस पूरे इलाके के लिए अब क्या अस्थिरता ही एक नियम बन जाएगा? मेरे साथ हैं डॉक्टर खिनवी राज जहांगीर, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर, सेंटर फॉर इजराइल स्टडीज, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर जहांगीर। सबसे पहली बात, खमेनी गए, अब क्या? खमेनी साहब के जाने के बाद ईरान में जो स्थिति होगी वो बड़ी ईरान के बाहर की लड़ाई हो सकता है अगले महीने 2 महीने में रुक जाए। अमेरिका और इसराइल बहुत लंबी इस लड़ाई को नहीं खींच पाएंगे, पर ईरान के अंदरूनी हालात बहुत नाजुक होने वाले हैं। उसकी एक अहम वजह यह है कि खमेनी साहब का जाना बहुत सारे ईरानियन लोगों के लिए एक राहत का पल है। खमेनी साहब का जो राज है 1989 से लेके, वो राज एक तरह से धार्मिक उन्माद का है या कट्टरपंथ का है कि पूरे देश को एक शरिया कानून के तहत रहना पड़ रहा है, जबकि वो आबादी शरिया कानून के तहत पहले नहीं रह रही थी। पहले एक एक राजशाही थी, पर राजशाही बड़े खुले मिजाज की थी। लोग धर्म को अपनाते थे, पर वो अपने हिसाब से कानून की व्यवस्था धर्म के आधार पे नहीं थी। तो मेरे ख्याल से खमैनी साहब के बाद ईरान में एक, यूं कहें, एक गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी, एक सिविल वॉर होगा, जिसमें जो लोग पिछले 45-47 वर्षों से शरिया लॉ के खिलाफ लड़ रहे थे, वो मेरे ख्याल से अब चाहेंगे कि उनका वो क्रांति वाला मकसद पूरा हो। और जाहिर सी बात है, खमैनी साहब अकेले नहीं थे इस पूरे व्यवस्था को चलाने वाले। इस व्यवस्था में बड़ी मजबूती से एक पूरा सिस्टम है, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है, जो एक ऑफिशियल आर्मी है, जिसका मकसद था कि शरिया शिया रिवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखना है और उसे दूसरी जगहों पे भी फैलाना है। तो मेरे ख्याल से ईरान के अंदर एक बड़ा गृह युद्ध होने की, अब मतलब गृह युद्ध तो बहुत हुए हैं ईरान में, मतलब अभी पिछले 3 महीने में करीब 30 से 35 हजार लोगों की जाने गई हैं। तो और कुछ लोग इसको ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कहते हैं, ईरान के लोग इसको ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कहते हैं कि साहब हमें मारा जा रहा था क्रांति के नाम पे, आपने खमेनी साहब के शासन को हिला के हमारी बड़ी मदद करी। ये ईरान के अंदर भी बाशिंदे कह रहे हैं। और अगर आप कल के लंदन के दृश्य देखें तो लंदन के अंदर ईरानियन बाशिंदे जो ईरान से निकले हैं पिछले 30-35 सालों की जाति के बाद, उन्होंने बड़ा जश्न मनाया। वो अमेरिका में पिछले महीने भर से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि साहब कोई आए और हमें khomeini से आजादी दिलाए। तो ईरान के अंदर बड़ी स्थिति, मतलब कहिए कि अब नाजुक होने वाली है। जी, लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर जहांगीर ये है कि एक खमेनी तो मार दिया, लेकिन ईरान का जो ये स्टेट इस्लामिक स्टेट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वाला जो ईरान है, वो एक एक विचारधारा है, एक इंसान नहीं है। ठीक है, पहले खुमैनी और फिर बाद में खमेनी, ये लोग उस इस्लामिक रेवोल्यूशन में थे, लेकिन एक पूरी व्यवस्था है वहां पर जिसमें लीडरशिप, उसके बाद की लीडरशिप, उसके बाद की लीडरशिप, ये सब ईरान में पहले से ही तय है। ऐसे में खमेनी को मार करके आपको लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएस और इजराइल खासतौर से अपने लिए शाह ऑफ ईरान के वंशज को बिठा करके फायदा उठा सकते हैं? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, ये जानते हुए कि एक पूरी व्यवस्था अभी भी बनी हुई है वहां? नहीं, ये कतई मुमकिन और वो व्यवस्था लड़ेगी यूएस और इजराइल से। ये मुमकिन भी नहीं है। और इसकी मिसाल मैं आपको इस बात से भी दे सकता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 1.5 साल में एक बार भी उन प्रिंस साहब से मुलाकात नहीं करी है अमेरिका में, जबकि वो प्रिंस अमेरिका में ही रहते हैं। उन्होंने खुले तौर पे कभी उस प्रिंस को नहीं कहा कि चलो आप मसीहा बनोगे ईरान के और अब आपके जरिए ईरान को सुधारा जाएगा। मेरे ख्याल से अमेरिका की राजनीति में इसकी बड़ी अच्छी समझ है, और ये समझ उनकी गलतियों के बाद आई है कि आप किसी भी देश में जब तक आप उस देश के ऊपर पूरा कब्जा न कर लें, जब तक आप उस देश के अंदर अपने पूरे सिपाहियों को न बिठा लें कब्जा करके, तब तक आप किसी बाहरी या किसी खास आदमी को उठा के उसके सिस्टम को नहीं चालू कर सकते। और मेरे ख्याल से ये मकसद अमेरिका का है भी नहीं। देखिए, अमेरिका और इजराइल की जो ईरान के साथ लड़ाई है वो पिछले 47 साल की है। इन 47 सालों में उन्होंने कई बार कोशिश करी कि ये सिस्टम किसी तरह से ढह जाए। अब जो उन्होंने धक्का दिया है, वो धक्का पिछले 3-4 साल की ईरान की कमजोरी का फायदा उठा के किया है। ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत थी
वो हिजबुल्लाह थी। हिजबुल्लाह लेबनान में एक मिलिशिया है जो आर्म्ड ग्रुप था, और उसकी वजह से इजराइल को हमेशा ये लगता था कि इजराइल जब भी ईरान से लड़ेगा तो उसके दो फ्रंट होंगे। एक, उसको उत्तरी दिशा में हिजबुल्लाह से लड़ना पड़ेगा। तो 2 साल पहले जब इजराइल ने अपने लंबी गाजा की लड़ाई के दौरान हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, जो कि अपने आप में बड़ी मतलब उनके लिए भी आश्चर्यजनक कामयाबी थी। उस कामयाबी के बाद उन्होंने कहा अब हम ईरान से सीधी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो जून का जो वार लड़ा गया था वो भी एक तरह से टेस्ट केस था। और जब इन्होंने न्यूक्लियर साइट्स को हमला किया, तब ईरान की और वो बंद मुट्ठी खुल गई कि भाई ईरान उस तरह से नुकसान इजराइल का नहीं पहुंचा सकता जितनी उसकी घोषणाएं थी। ईरान कहता जरूर था कि हम आपको मिटा देंगे, और जाहिर सी बात है ये डर इजराइल के भीतर था कि ईरान की जो ताकत है, वो बड़ा देश है, वो काफी विस्तार से अपनी सेना बिठाए हुए है। पर जून की लड़ाई के बाद इजराइल और अमेरिका का पक्का मन था कि इस कमजोर घड़ी को नहीं जाने देना है, भले ही इसके बाद कोई आए ईरान में। ठीक है, ये मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन डॉक्टर जहांगीर, मेरा सवाल अभी भी वही है। ये मानना कि ईरान कमजोर है तो इस वजह से आप खमेनी पर हमला और उस व्यवस्था पर हमला करें, इससे क्या नेसेसरली चीजें सुधरेंगी? अब देखिए, एक तरफ ईरान के पास चीन और रूस का समर्थन है, दूसरी तरफ आपके पास इजराइल और अमेरिका एक साथ हमला कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये एक प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस हम देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये लंबी लड़ाई होगी, और हमारे और आपके लिए बड़ा आश्चर्यजनक हो सकता है, पर मिडिल ईस्ट के इतिहास में लंबी लड़ाइयां ही चलती हैं। इराक और ईरान का एक युद्ध चला था जो 8 साल चला था। तो ये लंबी लड़ाई भले ही 2 साल चले, 3 साल चले, जैसे इसराइल और हमास का वार 2 ढाई साल चला, और अभी भी कोई राजनीतिक समझौता नहीं हुआ है, एक सीज फायर ही है। आने वाले साल 2 साल में आप देखेंगे कि इसराइल और हमास की फिर से एक लड़ाई होने वाली है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका और इसराइल को इसका बड़ा भान है। पर आप देखिए, सुधार की जो हम बात करते हैं, तो अमेरिका के हिसाब से और इसराइल के हिसाब से सुधार क्या है? उनके हिसाब से दो ही सुधार है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की जिद छोड़ दे, क्योंकि उससे उनको खतरा लगता है। और दूसरा, ईरान प्रॉक्सीज के जरिए जो एक रेडिकल टेरर ग्रुप्स का जो सपोर्ट रीजन में फैलाने की कोशिश करता है, वो न करे। मतलब वो अमेरिका और इसराइल के हितों को सीधे सीधे चुनौती ना दे। अब जब ईरान अंदरूनी तौर पे इतना कमजोर होगा तो ये सुधार तो होने ही वाला है। तो अमेरिका के और इसराइल के तो जो सीमित हित हैं वो तो सधेंगे। क्या अमेरिका और इसराइल ईरानियों के हित सुधार सकते हैं? नहीं। अमेरिका और इसराइल ईरानियों को एक नया ईरान बना के नहीं दे सकते। ये सूरत तभी बदलेगी जब ईरान के अंदर फिर से एक क्रांति होगी, और वो क्रांति इस बात पे तय होती है कि कितनी आबादी ईरान की इस रिजीम और इस्लामिक शरिया वाले स्टेट के खिलाफ खड़ी होती है। तो ये अब ईरान की अंदरूनी लड़ाई होगी। इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल कतई फायदा नहीं पहुंचाने वाले हैं। नहीं, तो ऐसे में ये जो शाह ऑफ ईरान के वंशज हैं, आपको नहीं लगता है, जैसे पिछली बार ये कहा जाता था कि वो पश्चिमी देशों के पिट्ठू थे, इसी वजह से भाग भाग के चले जाते थे, और उनके खिलाफ नाराजगी भी हुई, करप्शन बढ़ा, नेपोटिज्म बढ़ा, वायलेंस बढ़ा, और फाइनली वो राज खत्म हुआ। तो ये आपको तो वही लगता है कि हाँ, शाह ऑफ ईरान के लौटने की गुंजाइश आप कितनी देखते हैं वेस्ट द्वारा बैक किए हुए? वो कतई नहीं है। उसकी लेजिटिमेसी ईरान में इसी बात से नहीं होगी कि वो अमेरिका से भेजे गए हैं। और जहां तक पिट्ठू होने की बात है ना, वो ऐसी बात है जैसे बांग्लादेश की आबादी आजकल भारत पे इल्जाम लगाती है कि शेख हसीना को आपने पिट्ठू बना के रखा था, और आपने शेख हसीना को शह दे रखी है। देखिए, भारत ने किसी को पिट्ठू नहीं बनाया। भारत ने एक ऐसे नेता के साथ काम किया जो भारत के हितों के साथ काम करने को तैयार था। अमेरिका ने भी ईरान के उन नेताओं के साथ काम किया जो अमेरिका के हितों के साथ काम करते थे। ये एक बहुत आम और जग जाहिर राजनीति है जो हर देश करता है। अमेरिका ने कहीं कोई पाप के बीज नहीं बोए हैं। ये पाप सारे देश करते हैं कि आप अलग अलग राज्यों में अपने वैल्यूज या अपने हितों के पार्टीज और लोगों के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो मतलब कहिए राजधर्म है राज्य का। अब रही बात
शाह की तो शाह के जो प्रिंस है, जाहिर सी बात है, वो एक एंसेस्ट्री है, वो एक लीनिएज है, पर ईरान के लोग उस तरह की मोनार्की में नहीं रहते थे। जब इसराइल में राजशाही, ईरान में राजशाही थी, पर राजशाही के बावजूद वहां पे पॉपुलर इलेक्शंस होते थे, एक मजलिस सिस्टम हुआ करता था, और उस मजलिस से पॉपुलर, वेरी पॉपुलर लीडर इलेक्ट होते थे। ईरान के बाशिंदे मिडिल ईस्ट के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा कहिए राज, मतलब प्रजातंत्र के करीब माने जा सकते हैं। उनके इतिहास में प्रजातंत्र वाकई में बहुत लंबे वक्त तक रहा है। बहुत मॉडर्न और वेस्टर्नाइज्ड लिबरल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का वहां पे 40 और 50 के दशक में आगाज था। तो मेरे ख्याल से ईरानियन लोगों के लिए जो मुश्किल है, वो मुश्किल इस तंत्र से लड़ने की है कि, और मेरे ख्याल से जो नेता उनका भीतर से निकलेगा, वही नेता उनको ज्यादा सहेज के रखेगा। जो प्रिंस हैं अमेरिका में बैठे हुए, वो ये काम नहीं कर पाएंगे। ठीक। डॉक्टर जहांगीर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। नमस्कार।